रिक्शा 1 मिनट। डरो नहीं। बेटा डरो नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? कोई है? आप चलो मेरे साथ। हाँ आओ मेरे साथ आओ आप। बस 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 बस, ये लो बेटा, आप मैगी खाओ। हाँ हाँ जी, आ गई आ गई। दूध पीना, दूध पीना। बेटा आप नूडल्स खा ही नहीं रहे हो, मैं खिला दूं? बस 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 बस। आप लोग यहाँ कैसे? मैं इन्हें लेकर आया। वो बच्चे कहाँ हैं? जी ये रहे। बस 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 बस। ये बच्चे कहाँ मिले आपको? जी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से आ रही थी तो तभी सर मैंने बहुत आवाज़ दी, लेकिन फिर क्या करती, बारिश होने वाली थी, मैं भी भीगती और बच्चे भी भीग जाते, इसीलिए यहाँ ले आई। सोचा पहले कुछ खिला दूँ, फिर आपको फ़ोन करने ही वाली थी मैं। आपको खिला दिया ना? बेटा आपका नाम क्या है? जी बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं, मैंने भी पूछने की कोशिश करी लेकिन कुछ बोले ही नहीं। गिरीश एक काम करो, पूरे कमल नगर एरिया को छान मारो। मुझे लग रहा है अगर माँ बाप कहीं आसपास होंगे बच्चों के लिए जरूर परेशान होंगे, और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी चेक करो। एक बात और, बच्चे जहाँ पर मिले हैं अगर वहाँ पर सीसीटीवी है तो उसके फुटेज भी चेक करो। अब बच्चे को तैयार कर दीजिए, हम लोग इसे किसी एनजीओ में शिफ्ट कर देंगे। एनजीओ क्यों? आप उन्हें यही रहने दीजिए ना हमारे पास। अब मैं एक बैंक की एम्प्लॉय हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हमें किसी एनजीओ के बारे में पता करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप बच्चों को अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू साहब, जल्दी पता लगाइएगा, मुझे आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। ये तस्वीर में कौन है? ये हमारी बेटी है, स्कूल के स्विमिंग पूल एक्सीडेंट में। आई एम सो सॉरी। आप लोग एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, FIR दर्ज कर लेंगे। थैंक यू। जी चलो। जी सर। नीता, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ठीक तो तुम नहीं कर रहे हो रंजन। इन दोनों फोटो की जेरॉक्स करा के सारे शहर में पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। बच्चे नीता अवस्थी के घर पर है, हम एनजीओ से भी पता कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए फिलहाल बच्चों को उनके घर पर ही छोड़ दिया था। बच्चे वहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल है और फैमिली भी काफ़ी भरोसेमंद है सर। ठीक है, सभी पुलिस स्टेशन से अपडेट लेते रहो और स्टेट के सभी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो। हो सकता है ये लोग कहीं बाहर से आए, लेकिन इतने छोटे बच्चों को लावारिसों की तरह छोड़कर माँ बाप क्यों चले? दीपक, ठीक है?
से हटिए। पीछे हो जाइए। दुकान आपकी है और आपको नहीं पता कि ये बॉक्स कहाँ से है? साहब देवी माँ की कसम हमको कुछ नहीं पता साहब। दुकान खोलते कितना बजे? साहब दीपक दुकान खोलता है 9:30 बजे से। जब तुमने दुकान खोला किसी को बॉक्स रखते हुए देखा? नहीं साहब, हम तो सवेरे आए थे दुकान खोलने के लिए, हमें नहीं पता साहब। आप लोग पीछे हो जाइए प्लीज। कमल, ये बॉक्स किसी कुरियर कंपनी का लगता है, इसका स्टैम्प भी। पता करो किस कंपनी का, पर ये भी पता करने की कोशिश करो इसका सेंडर और रिसीवर को। सर बॉडी के टुकड़े करके फेंके गए, मतलब मुमकिन है कि बाकी के टुकड़े भी यही कहीं फेंके गए हैं, क्योंकि कोई भी किलर अपने साथ बॉडी के पार्ट्स लेके घूमने का रिस्क नहीं लेता। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है। सर बॉडी पार्ट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट्स किसी औरत के हैं। आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो, किसी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट है, और जब तक बॉडी के बाकी पार्ट्स नहीं मिलते इन्हें फोरेंसिक भेज। सर कार्टन में मिले लाश के टुकड़ों से सनसनी फैल गई। पुलिस ने लाश के दूसरे हिस्सों को ढूंढने के लिए तलाश तेज कर दी। साहब मैंने फोन किया था। साहब इधर आइए। कहाँ पे? साहब हम लोग इधर मछली पकड़ने आते हैं, आ जाए तो साहब ये दें। इस कार्टन को बाहर निकाल। निकालो इसे। लगता है उसी बॉडी का टुकड़ा है जिसके टुकड़े हमें कल उस कारपेंटर के शॉप में मिले। सर लेकिन सिर नहीं मिला। जब तक सिर नहीं मिलता बॉडी पहचानना मुश्किल है। हो सकता है सिर को यहीं कहीं डिस्पोज किया, आसपास अच्छे से चेक करो, तो बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेजो। सर हमारी बेटी रीमा की खबर मिली साहब? देखिए, हमने आपकी बेटी की तस्वीर हर जगह भेजी है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हो सकता है वो अपनी प्रेमी के साथ भागी है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है साहब, हम तो ये सोच सोच कर डर रहे हैं कहीं उसके साथ कुछ गलत न हुआ हो। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे हम खबर करेंगे आपको। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सभी थाने से इस लड़की की अपडेट लेते रहो। सर ये वो कार्टन है जो हमें कारपेंटर शॉप से मिला था, और ये हमें तालाब के पास से मिला। इन दोनों बक्सों में एक औरत की बॉडी के कटे हुए हिस्से मिले, और ये वो कपड़ों के चितड़े हैं जो उन बॉडी पार्ट्स पे जो मैच करते हैं। तो हो सकता है कि ये बॉडी पार्ट्स किसी एक ही औरत के। सिंह, ये देखिए, दोनों कार्टन्स पे जो टेप है उस पे कोई मार्किंग है जो एक ही तरह की। हो सकता है ये कुरियर कंपनी की खुद की टेप हो। ये मार्किंग थोड़ी मिटी हुई है, लेकिन ये नंबर थोड़ा क्लियर है। इस नंबर को हर एक कुरियर कंपनी में भेजो। हो सकता है इन कार्टन्स का राज खुल जाए। जी सर। पुलिस को लाश के टुकड़े कार्गो कार्टून बॉक्स में मिले थे और केवल इतनी सी लीड से पुलिस ने हजारों कुरियर कंपनीज को खंगालना शुरू किया। चौहान, बच्चों ने कुछ बोला? नहीं सर, मैं वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, उनसे पूछताछ करते रहो, जैसे कुछ बोले मुझे इन्फॉर्म करो। सर कार्टन में जो बॉडी के टुकड़े मिले उन पर एक कपड़ा था जिस पे ये टैग है। इस टैग की हालत काफी खराब है। एक मिनट। SHEEIA SHEEL। सिंह, ये आई नहीं एल हो सकता, यानी शीला। पता करो कि शीला नाम से भी कितने ब्रांड हैं, और ये किसी बड़े डिजाइनर का ब्रांड नहीं लगता। इस पैमाने पे डिजाइनिंग करने वाली कई छोटी छोटी कंपनीज हैं, लेकिन शीला नाम पे जितने भी ब्रांड रजिस्टर्ड हैं सबके बारे में पता। और हाँ, एक ही जैसे कार्टन बॉक्स और इन कपड़ों के टुकड़ों से ऐसे लगता है कि ये बॉडी किसी एक ही औरत है। खैर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। तुम इस ब्रांड के बारे में पता करो। सर पुलिस को मिल रहे सारे सुराग बेहद ही मुश्किल और लंबी प्रक्रिया वाले थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैद टीम पूरी सूझबूझ से अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही थी। जी हाँ, ये लेबल तो हमारा ही है और ये गारमेंट हम बहुत लोगों को सप्लाई करते हैं। पहले होलसेलर्स,
फिर रिटेलर्स, और रिटेलर्स में भी शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, फिर रोड में बिजनेस करने वालों के पास भी। पर सर, आप जानना क्या चाहते हैं? देखिए, हमें एक बॉडी मिली जिस पर एक कुर्ती थी, तो इस कुर्ती में आपका ये लेबल लगा। ये लेबल मैं आपको बता दूं कि हम 2 साल पहले बनाना बंद कर चुके हैं। हमने अपनी डिज़ाइन बदल दी है, और ये लेबल कुछ महंगे कुर्ते में ही लगते थे जो कुछ खास शहरों में हम बेचते हैं। ठीक है, हमें इन सारे शहरों की लिस्ट है और वहाँ के जो भी शॉपकीपर्स है, रिटेलर्स है, उनकी पूरी जानकारी चाहिए। जय, वो डीलर्स वाली लिस्ट लाना ज़रा। सर, उन दोनों कार्टन्स में जो बॉडी के टुकड़े मिले, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट से पता चला है कि वो सभी टुकड़े किसी एक ही औरत की बॉडी के थे, जिसकी उम्र करीब 30 साल हो। और वो कपड़े के टैग से कुछ पता चला? सर, हमने करीब 55 दुकानें और 350 डीलर्स को शॉर्टलिस्ट किया, जहाँ से शायद उस कुर्ती को खरीदा गया। और उन कार्टन बॉक्स के बारे में कुछ पता? सर, उस कार्टन पे जो लेबल था और जिस टेप से उसे बांधा गया, उस पर अरेबिक में लिखा। मतलब ये कुरियर कंपनी इंटरनेशनल कुरियर में भी डील करती है? जी सर। सर, हमने करीब 90 कुरियर कंपनी से बात की, पर फाइनली एक कंपनी ने बताया कि इस कंसाइनमेंट को उन्होंने हैंडल किया। उनका नाम है लोडेड कुरियर्स। इस कुरियर कंपनी में जाके इन बॉक्सेस के बारे में पता कर। जी सर। सर, ये नंबर उस कंसाइनमेंट का है जो यूएई से आया था। इसके सेंडर और रिसीवर दोनों नावेद अख्तर। इस नावेद अख्तर का एड्रेस दो। इसकी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए सर। लोडेड कुरियर कंपनी से पता चला है कि उस कार्टन के कंसाइनमेंट का सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही आदमी थे। कोई नावेद अख्तर जो दिल्ली का रहने वाला है। चलो। जी कहिए सर। इस कार्टन को पहचानते हैं? हाँ सर, इन कार्टन्स में हमारा सामान आया था। कहाँ से? दुबई से। सर, हम लोग दुबई में रहते थे, कुछ ही दिन पहले हम इंडिया वापस आ गए। कितने कार्टन्स थे ये? आई थिंक 12। नहीं सर, 12 नहीं, 14 कार्टन्स थे। हाँ सर, 14 थे। लेकिन अभी तो तुमने कहा 12 थे। सर, क्या है ना कि याद नहीं रहा। वैसे पैकिंग की सारी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी थी। मैं तो अपना बिजनेस रैप अप करने में मशगूल था सर। क्या बिजनेस था तुम्हारा? ट्रेडिंग कमीशन का। इन कार्टन्स का क्या किया आपने? दिखाइए हमें। ये रहे सर। ये तो सिर्फ 8 है, आपने 14 गए। खाली कार्टन्स थे सर, होंगे कहीं यहाँ वहाँ। यहाँ वहाँ तो हुए हैं, लेकिन लाश के टुकड़ों के साथ। अब अपने दिमाग पे भरपूर जोर डाल के हमें बताओ कि वो कार्टन्स कहाँ हैं, या फिर लॉकअप में ले जाके याद दिलाने में मदद करें हम तुम्हारी। याद आया सर, हमने कुछ कार्टन्स हमारी काम वाली बाई को दिए थे। उसने कहा था कि उसे घर का सामान रखने के लिए जरूरत है। उसका नाम और एड्रेस है ना सर? सबका नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब लेकर रखा है। ये पास ही में 4 मकान छोड़ के रहती है। इस एड्रेस पे जाके वेरीफाई करो। सर, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अल्लाह के करम से कभी पुलिस नहीं आई घर। पता नहीं मैडम ने क्या कर दिया। साहब, मेरे पास सामान रखने के लिए सूटकेस नहीं था, इसलिए मेम साहब से ये बक्से मांग लिए। ये तो 3 बक्से, बाकी के 3 का? मेम साहब ने तो मुझे ये 3 बक्से दिए। तुम्हारी मेम साहब नहीं कहा, सारे बक्से तुम्हारे पास। अल्लाह खैर करे साहब, हमारे पास बस 3 ही बक्से हैं। मेम साहब झूठ बोल रही है। आपके 14 कर्टन्स में से 8 आप ही के घर, 3 आपकी नौकरानी के, बचे हुए 3 का है। बोलो। मैं बताता हूँ। 3 कार्टन्स में तुमने बॉडी को ठिकाने लगाया था, जिनमें से 2 हमें मिल चुके हैं। अब बताओ। हाँ सर, याद है सर। दुबई से इंडिया पहले मैं आया था और 1 हफ्ते बाद मन्नत आई थी, और यहाँ आने के बाद मानेसर में मेरा एक पुराना मकान है सर,
उस मकान में कुछ पुराना सामान और ना इस्तेमाल होने वाला सामान उन्हीं कार्टून्स में पैक करके रखा। सर इस तरफ। यहाँ तो ताला लगा है। चाबी है मेरे पास। खोलो। चेक करो पूरा घर। सर सर यही सब सामान कार्टून्स में रखा था। सामान तो ही पड़ा है, कार्टून्स में नजर नहीं आ रहा। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर मैंने घर किराए पे दिया था, लगता है घर छुट्टी चले गए बिना बताए। नंबर है उसका? है ना सर? वाजिद खान। नंबर नोट करो। सर अनुज। 2-3 दिनों से देखा नहीं साहब। काफी शरीफ थे, उनके तो बच्चे भी। सर जिस गैराज में हमारी ससुर जी की गाड़ी काम के लिए जाती है ना, वहाँ एक हिमायत नाम का आदमी है, उसको अक्सर वहाँ आते हुए देखा है। हिमायत कर सर वो मस्जिद वाली गली में, किसी से भी पूछ लो। जी कहिए। पुलिस। और साहब बात क्या है? मतलब वाजिद को जानते हो? जानता हूँ, मतलब साहब मेरा भाई है, सगा भाई है। कहाँ है वो? अपने घर पे होगा, और कहाँ होगा साहब? वो घर पे नहीं। तो सर उसकी बीवी होगी घर पे, उससे पूछिए कहाँ है। घर पे ताला बंद है और दोनों के फोन भी बंद है। हम जानना चाहते हैं वो लोग हैं कहाँ। मेरा एक बड़ा भाई है इम्तियाज साहब, मैं उससे फोन करके पूछता हूँ कि शायद उसे मालूम हो साहब। वाजिद या जोया, दोनों में से कोई भी तुमसे कांटेक्ट करे तुरंत हमें बताना। जी जी साहब। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है? हाँ ये मम्मा वाली किसी है ना, है ना? हमें अब्बू के पास जाना है। किसके पास जाना है बेटा? हमें अब्बू के पास जाना है। आपकी मम्मी, मतलब अम्मी कहाँ है? अम्मी अब्बू को लेके चली गई। ये तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। सर अभी अभी नीता अवस्थी के पति रंजन का फोन आया था। उसने कहा कि बच्चे ने ये बोला कि उसे अब्बू और अम्मी के पास जाना है। अब्बू? इसका मतलब ये बच्चे किसी मुस्लिम फैमिली से। और कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर। सिंह तुम दोनों जाओ, बच्चों से पूछताछ करो, शायद इनकी फैमिली के बारे में देखिए। सर बेटा तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम मॉडर्न। मॉडर्न क्या बेटा? मॉडर्न। बेटा तुम्हारा स्कूल है कहाँ? मॉडर्न। बेटा तुम्हें वहाँ बस स्टॉप पे छोड़ा किसने था, अब्बू ने या अम्मी ने? अब्बू ने। तो जब तुम्हें वहाँ अब्बू ने छोड़ा, उन्होंने तुमसे कुछ कहा था? ये कहा था कि वो तुम्हें लेने आएंगे? सर रहने दीजिए ना, वो परेशान हो रहा है। मैडम प्लीज। बेटा तुम्हारे अब्बू ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि परी का ख्याल रखें और कोई लेने के लिए आ जाए तो उसके साथ चले जाना। आप दोनों से थोड़ी बात करनी है, जरा बात करो। आप इन बच्चों को पहले से जानती है ना? नहीं सर, मैंने आपको पहले भी बताया।
कि ये दोनों उस रात मुझे रोड पर मिले थे। फिर वो बच्चा ये क्यों कह रहा है कि उसके अब्बू ने कहा था उसे बस स्टॉप पे लेने कोई आएगा और उसके साथ चले जाना? मुझे नहीं पता था, हो सकता है सच में इन्हें कोई लेने आने वाला हो। लेकिन ये भी हो सकता है उन्हें लेने आप ही जाने वाली थी और उसके अब्बू ने आपको पहले से बता दिया। ये क्या बकवास है सर, मैं किसी को नहीं जानती। देखिए, हमने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया। आपके बच्चे के गुजर जाने के बाद आप एक दूसरा बच्चा चाहती थी, है ना? हर औरत चाहती है सर। लेकिन अब आप मेडिकली मां नहीं बन सकते, ये बात भी सच है। जी सच है। तो फिर ये हो सकता है कि आप ही ने इन बच्चों को खरीद लिया या फिर किडनैप कर लिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सलामत एनजीओ को कांटेक्ट करो, सब बच्चों की कस्टडी ले लो। सर प्लीज मुझे मुझसे अलग मत कीजिए। देखिए वो यहाँ पर खुश है, वो बच्ची मेरी गोद में आके ऐसे चुप हो जाती जैसे अपनी माँ की गोद में हूँ। आप उन्हें ले जाकर उन पर जुल्म मत कीजिए प्लीज। सर खबरदार कोई नहीं लेकर। शहजाद इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। कोई नहीं, बच्चे को छोड़िए आप। रोको ना, रोको ना रंजन। नीता, वो हमारे बच्चे नहीं हैं, जाने दो उन्हें। यहाँ गुरुग्राम में जितने भी स्कूल के नाम में मॉडर्न आता है, वहाँ जाके इन बच्चों के बारे में पूछताछ करो, पता करने की कोशिश करो उनके माँ बाप का नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है। सर कोई लीड नहीं मिला अब तक। इस केस में हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। सिंह, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें वाजिद और जोया की हिस्ट्री को खंगालना होगा। वाजिद के भाइयों को एक बार फिर से बुलाओ, उनसे दोबारा से पूछताछ करें। साहब, मेरी फैमिली है, बेगम है, एक बच्चा है। और साहब, हम लोग महीने 2 महीने में एक बार ही मिलते हैं। रहते गुरुग्राम में ही है, पर घर बहुत दूर दूर है, तो आना जाना कम ही होता है। काम कहाँ करता है? फिलहाल तो कोई काम नहीं है साहब उसके पास, बेकार ही था वो। देखिए, वाजिद के घर से 3 बक्से गायब हुए थे, उनमें से 2 में हमें एक औरत की कटी हुई लाश मिली। हम जानना चाहते हैं कि वाजिद और जोया के आपसी रिश्ते कैसे? बहुत अच्छे रिश्ते थे साहब, उन्होंने तो लव मैरिज की थी। तुम्हें पता है ना जोया, तुम क्या कर रही हो? अगर मैंने घर छोड़ा है तो तुमने भी तो अपना घर छोड़ा है। हाँ जोया, लेकिन फिर भी। वाजिद, अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मेरे घर वाले कभी भी हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरे भैया तुम जानते हो ना कितने कट्टर हैं। उन्हें पता चलेगा ना तो हम दोनों को जान से मार देंगे। मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा। 5 साल पहले हमारे घर आए थे साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम वाजिद मियां, अचानक? बस ऐसे ही आ गया था। ये भाईजान, ये जोया है, अपने ही गांव की है। हम दोनों घर से भाग कर आए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं, जब वाजिद और जोया दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों बालिग क्या कमाने की उम्र में थे और दोनों के मजहब भी एक ही, फिर दोनों को भाग के शादी करने की जरूरत क्या? साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जोया ने मुझे खुद बताया था कि वो हिंदू धर्म से है। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाभी, मैं आप लोगों की धर्म की नहीं हूँ। मेरा नाम जोया नहीं स्वर्णा है। भाभी, मेरे भैया और पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानते। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगती कि मैं किसी और धर्म के लड़के के साथ प्यार करती हूँ तो वो मुझे जान से मार देते और इन्हें भी। इसलिए हम दोनों भाग कर आए। अच्छा, जोया के बाप और भाई कभी आप लोगों के घर में आए या उस घर में जहाँ वाजिद और जोया रहते थे? नहीं साहब, यहाँ तो कभी नहीं आए, पर जोया मायके जाने की जिद किया करती थी बार बार। रिश्ते ऐसे ही थोड़ी टूट जाते हैं साहब। आप लोगों ने आखिरी बार उन दोनों को कब देखा? साहब, जोया कुछ दिन पहले घर आई थी। भाभी, इसमें मैंने बच्चों का सारा सामान रख दिया है। मैं कल बच्चों को ले जाऊंगी अपने साथ। जोया, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। इनकी नौकरी चली गई है, घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। मैंने इन्हें 1000 बार समझाया कि मेरे घर से पैसे मंगवा लेते, लेकिन ये इतने खुददार है कि पैसा मंगवाना ही नहीं चाहते। लेकिन जोया, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें माफ नहीं किया है ना? मैं उन्हें मना लूंगी भाभी। खैर, मैं इन दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है, शाम को इंटरव्यू है। खुदा ने चाहा तो ये नौकरी मिल गई तो सब ठीक हो जाए। साहब, अगले दिन आके वो बच्चों को लेके चली गई और उसने ये भी बताया कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। सर,
बच्चे ने मॉडर्न नाम की जिस स्कूल की बात करी थी उसका पता चल गया। ये रही उसकी डिटेल्स। बच्चे के बाप का नाम वाजिद खान और माँ का नाम जोया खान है। फोटोग्राफ दिखाओ सर। ये दोनों वाजिद के बच्चे हैं, मगर हुआ क्या है साहब? दरअसल इन बच्चों को किसी ने रास्ते पे छोड़ दिया था। अब ये सलामत नाम की एनजीओ में, जब तक वाजिद और जोया मिल नहीं जाते इन बच्चों को हम आप लोगों के पास छोड़ देंगे। साहब मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिएगा। हमें मालूम नहीं है कि वाजिद और जोया कहाँ है इस वक्त। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो साहब हम उनके बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे वाजिद का अजमेर का एड्रेस चाहिए और जोया के पेरेंट्स का भी। और हाँ, हमारी इजाजत के बिना आप लोग इस शहर छोड़ के जाने की सोचना भी। और जो कुछ भी तुमने मुझे बताया उसमें से जरा सा भी झूठ हुआ तो अंजाम तुम लोग जानते हो। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। शहजाद, मेरा बेटा पायलट बनेगा, पायलट। हाँ मैं पायलट बनूंगा और उड़ूंगा। अच्छा कैसे? ठीक है, इस बारे में पूरी डिटेल्स मुझे दो। जय सर, अलीगढ़ पुलिस स्टेशन ने इस लड़की की फोटो भेजी। ये मिसिंग, इसका नाम रीमा है। सर ये देखिए, इसने लगभग इसी तरह के कपड़े पहन रखे हैं जो हमें डेड बॉडी पे से मिले। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मरने वाली लड़की यही है और ये दोनों केसेस बिल्कुल अलग हैं। You're right, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ये मरने वाली लड़की कौन है। इसे पहचानना मुश्किल है क्योंकि बॉडी का कटा हुआ सर अभी तक हमें नहीं मिला और कातिल ने जानबूझकर लाश के टुकड़ों को दूर दूर फेंक दिया था ताकि हम कभी भी उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन सही सवाल अब भी कई हैं। एक ये कि अगर ये मरने वाली लड़की ये रीमा है तो सवाल ये है कि इसे किसने मारा होगा और क्यों, तो इसका वाजिद से क्या कनेक्शन है। और अगर ये जोया है तो जोया और उसके पति को जोया के बाप और उसके भाई से जानकर खतरा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाजिद को भी मार दिया गया, या ये भी हो सकता है कि वाजिद ने ही इन दोनों में से किसी एक लड़की को मारा और कहीं भाग गया। और अभी हम सिर्फ डीएनए टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी जोया की है या रीमा की। सही कह रहे हो। एक काम करो, चौहान को बोलो कि उन बच्चों का ब्लड सैंपल लो और इस रीमा के माँ बाप का भी ब्लड सैंपल। और तुम ऐसा करो कि एक टीम लेके अजमेर जाओ, वहां की लोकल पुलिस से मदद लेकर जोया और वाजिद के बारे में बताओ। सर, अलीगढ़ पुलिस से मिले नए सुराग से पुलिस और भी उलझ गई थी। अब इस केस के तार बाहरी इलाके से जुड़ गए थे। जोया और वाजिद कहाँ थे? नीता को बच्चों का मिलना क्या महज एक इत्तेफाक था या कोई राज? पुलिस ने अपनी जांच टीम बढ़ा दी थी जो दिन रात इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी। तो आपका मतलब है वाजिद यहाँ नहीं है? जी हाँ, वाजिद जिस रोज से इस घर से गया उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। उस लड़की का भाई जब देखो मुंह उठा के आता है और हमें धमका के चला जाता है। मेरी जोया से शादी के बाद उन्होंने फोन किया था मुझे। सुहाना आपा, तुम कहाँ चले गए हो वाजिद? वापस आ जाओ। मैं जल्दी लौटूंगा। सुहाना, फोन दे, फोन दे मुझे। वाजिद, इस बीवी से कहो कि अपने उस कमजोर भाई को समझाए जो आए दिन घर में आकर धमकियां देकर जाता है। आपा की इज्जत लूटने की बात करता है। आखिरी बार वाजिद से कब बात हुई? करीब 20-25 दिन पहले। बहुत परेशान थे, बता रहे थे उनकी नौकरी चली गई। वाजिद के घर से कुछ बक्से गायब हुए थे, उनमें से एक में हमें एक लड़की की लाश मिली। हो सकता है वो जोया हो, पर वाजिद का भी कुछ पता नहीं चला। ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। वाजिद का किसी रीमा नाम की लड़की के साथ संबंध था? अल्लाह मेरे भाई भाभी की जोड़ी सलामत रखे। अरे वो तो किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक रखने का सोच ही नहीं सकते। अब उनके बच्चे कहाँ हैं सर? उनके बच्चे फिलहाल एक एनजीओ में। अगर आप लोग उन्हें अपनाना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है साहब, न तो हम ये जानते हैं कि वो लड़की कहाँ है और न ही हम जानना चाहते हैं। आपकी स्वर्णा से आखिरी बार बात कब हुई थी? 5 साल पहले, जब वो इस घर की बेटी थी और मेरी बहन थी। उसके बाद कभी उसने कॉल नहीं किया। हमें आपके ब्लड सैंपल चाहिए। क्यों? हमें एक लड़की की लाश मिली जिसका सिर नहीं, पर हमें उसकी शिनाख्त करने में मुश्किल हो रही है, तो हम डीएनए मैचिंग करके देखना चाहते हैं कि क्या वो लड़की स्वर्णा है। हमारी बदकिस्मती है कि उसकी रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है, और भगवान से मानूंगा कि लाश उसी की हो। सर, अजमेर में जोया और वाजिद दोनों के घर वालों से बात हुई। मुझे लगता है कि ऑनर किलिंग का केस हो सकता है, क्योंकि वाजिद के घर वालों ने बताया कि जोया और वाजिद के भाग जाने के बाद जोया के भाई राज ने वाजिद के घर वालों को कई बार धमकाया, और ये भी कहा था कि अगर जोया और वाजिद वापस आए उन्हें मार दे। तुम ठीक है तो ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। एक काम करो, राज के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ, और गुरुग्राम में जहाँ ये वाजिद रहता है वहाँ लोगों को राज की फोटो दिखाकर पूछो क्या कभी किसी ने उसको वहाँ देखा। सर, ये कपड़े तो मेरी बेटी के हैं साहब। आप लोगों को पूरा यकीन है कि ये कपड़े आपकी बेटी की? मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन वो ये कुर्ती खरीद कर लाई थी। बहुत अच्छी है, तुझमें बहुत खिलेगी। देखिए, हमें एक लड़की की कटी हुई लाश मिली, ये कपड़े उसी लाश पर से। इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें आप लोगों का ब्लड सैंपल चाहिए। डीएनए मैच होगा तो ये बात कंफर्म होगी कि वो लाश आपकी बेटी रीमा की है। सर, आपने सही कहा। जोया के भाई राज की मोबाइल की लोकेशन 27 अगस्त और उसके 1-2 दिन बाद यहाँ गुरुग्राम में वाजिद के घर के आसपास की रही है। सर, ये देखिए। इस राज को उठाओ और सख्ती से पूछताछ करो। सर, बस चल, शुरुआत मैं कर दे। तू गुरुग्राम गया था 27 तारीख को, तूने ट्रेन की टिकट भी ली। अब आगे की कहानी बोल। मैं स्वर्णा और उसके आशिक दोनों को मारना चाहता था। एक दोस्त ने मुझे उनका पता बता दिया था। उस दिन मैं उनके घर चला भी गया था, लेकिन वहां ताला लगा था। उसके बाद मैं रोज उनके घर जाता था, लेकिन घर लॉक्ड रहता था। राज, ये तो सिर्फ तेरी आधी कहानी है। तेरी आगे की कहानी मैं बताता हूँ। तू उनके घर गया, घर के अंदर भी गया, और तूने उन दोनों को मार दिया। जोया की लाश तुम्हें मिल गई। अब ये बता कि तूने वाजिद की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? बोल। काश मैं अपने हाथों से उन दोनों की जान ले सकता। उन्होंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, सिर्फ जिससे प्यार किया उसी से शादी की। इसे तब तक अंदर रखो जब तक वाजिद का कुछ पता नहीं चलता। जैन सर, बच्चों की डीएनए रिपोर्ट आ गई थी। सिंह, मुझे 27 अगस्त की इन तीनों की पूरी डिटेल चाहिए। कौन कहाँ था, क्या कर रहा था, किससे मिल रहा था? सर, पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लग गए थे। अब उनके शक और तफ्तीश का दायरा भी सीमित हो गया था। सर, एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या? हत्या वाली रात यानी 27 अगस्त को हमें जिस जिस जगह लाश के टुकड़े मिले थे, हर उस जगह पे एक टेम्पो को देखा गया सर। हमने टेम्पो के मालिक का पता भी लगा लिया। ये रही उसकी डिटेल्स। सर, रीमा की लीड मिली। उसका फोन अभी स्विच ऑन हुआ था। लगता है इस केस से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि हमारी हरकत को देख के हत्यारे भी हरकत में आएंगे और कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे। सब पे नजर बनाए रखो। और चौहान, इस टेम्पो के मालिक को उठा के लाओ और तुम रीमा को ट्रैक करो। खड़े हो। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि तुम्हें मारते मारते हम लोग थक जाएंगे तो गलत फहमी है तुम्हारी। शिफ्ट बदल बदल के मारेंगे तुम लोगों को। सब बताता हूँ साहब, उस रात हिमायत मेरे घर आया, ये बहुत घबराया हुआ था साहब। सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं भाईजान, हमें वाजिद के घर अभी निकलना होगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो इतनी रात को तुम दोनों अपने उस भाई वाजिद के घर गए? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे मैसेज करो। फोन सिर्फ 15 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। एरिया बता सकता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है। अब इस एरिया में उसे ढूंढेंगे कहाँ? गाड़ी साइड में लगा दो।
रीमा की फोटो लेके इस एरिया में अच्छे से पूछताछ कर। फिर क्या हुआ? मैं और हिमायत वाजिद के घर पहुंचे। वाजिद कौन है? हिमायत हाँ बोलो सर, उसने अभी फोन ऑन किया है। इसके पहले कि उसका फोन स्विच ऑफ हो जाए उसका लोकेशन ट्रेस करो, इमीडिएटली भेजो मुझे। सुनो, हाँ बोलो सर, उसने अभी भी फोन ऑफ किया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था भाईजान। पागल हो गए? और बच्चे अंदर सोए, कैसे भी करके इसको ठिकाने लगा देते। भाईजान मुझे जेल नहीं जाना है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। लड़की का है। साहब, लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने और हिमायत ने सिर्फ वाजिद की मदद की, हमने किसी को मारा नहीं साहब। भाईजान सच कह रहे हैं। तुम लोगों ने एक मुजरिम का साथ दिया, पुलिस से बात छुपा के इन्वेस्टिगेशन को गुमराह किया। देखते जाओ तुम लोगों पे कितनी दफाई लगेगी। तब तक तुम्हारे उस लाडले भाई से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। साहब 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 सिंह, सर प्लीज 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 मत मारिए। चल वो, ये सब क्यों किया? वरना उल्टा लटका के मारूंगा। सर, मेरी और जोया की शादी हो गई थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो दूसरे धर्म के होने के बावजूद उसने हमारे मजहब में अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल लिया था। उसके घर की माली हालत भी बहुत बेहतर थी हमसे। और यहाँ मैं 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहा था। नौकरी ढूंढ रहा था मैं, पर मिल नहीं रही थी। मैंने जोया से जो भी वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए दिन ब दिन वो गुस्सा हो रही थी मेरे ऊपर। वाजिद, सिर्फ प्यार मोहब्बत से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तुम खुद तो काम नहीं करते, कम से कम मुझे तो काम करने दो। हाँ तो करो ना, मैंने कब मना किया तुम्हें? वाजिद, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं इस घर के बारे में सोच रही हूँ। अरे यार तो सोचो ना, जाओ प्लीज, मेरा दिमाग खराब मत करो यार। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? मैं दिमाग खराब करूँ कि तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है? तंग आ गई हूँ मैं इस घर में। रोज रोज की किटकिट की वजह से वो मेरे दिल से उतर रही थी। एक दिन दोस्त की शादी के सिलसिले में मैं चंपारण गया, तब मैंने रीमा को पहली बार देखा था। वो पहली नजर में मुझे पसंद आ गई थी और मैं भी रीमा को पसंद आ गया। मैं इसे सब कुछ सच सच बताने वाला था, लेकिन मैं डर गया था कि अगर इसे सब कुछ सच सच बता दूं तो ये मुझे छोड़ देगी। इसलिए मैंने एक दिन इसे गुरुग्राम बुला लिया, लेकिन हम दोनों को जोया ने साथ में देख लिया और वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। वाजिद, तो ये वजह थी तुम्हें काम ना मिलने की? अरे नहीं नहीं जोया, मेरी बात सुनो। देखो, मेरा नहीं तो कम से कम अपने दोनों बच्चों को तो ख्याल किया होता। अच्छा नहीं किया तुमने। जोया मेरी बात तो सुनो। तुम जोया, देखो रीमा, देखो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद रीमा भी मुझसे दूर जाने लगी। रीमा प्लीज मेरी बात तो सुनो। रीमा मुझे समझाने का मौका तो दो। प्लीज प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ।
मेरे लिए तो तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं है। रीमा, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में भी जगह रखूंगा और अपने घर में भी। ठीक है, तो पहले अपनी बीवी से छुटकारा पाओ और अपने बच्चों से नहीं जाओ। कर पाओगे? मैंने कहा कर पाओगे? लेकिन जैसे तैसे मैंने रीमा को मना लिया। मैंने जोया से कहा था कि अगर तुम घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अभी बच्चों को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। तुम जैसे घटिया के साथ रहना ही नहीं है मुझे। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है ना? जाओ, अभी क्या अभी यहाँ से जाओ और अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाओ। वो सिर्फ मेरे बच्चे तुम्हारे कुछ नहीं लगते। एक दूसरी औरत के लिए तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। हाँ, मैं जाऊंगी, लेकिन पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप के घर जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी। सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने हिमायत भाई और इम्तियाज भाई को बुला लिया। हेलो हिमायत भाई, आप जल्दी घर आ जाइए। वो जोया। सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं रीमा से शादी करना चाहता था। रीमा को लेकर भाइयों से पैसे लेकर कहीं दूर जाकर बसना चाहता था, लेकिन रीमा मुझे बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं बच्चों को रास्ते में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उन्हें कमल नगर में छोड़ दिया ताकि कोई अच्छा इंसान उन्हें अपने साथ ले जाए। दूर जाकर फिक्र के मारे खड़ा रहा, उनको ऐसे ही देखता रहा। एक बाली औरत के हाथ में बच्चे देखकर मैं संतुष्ट हो गया था कि बच्चे सुरक्षित हैं। दोनों लड़कियों पे एक जैसे कपड़ों की क्या पहेली है? एक्चुअली मैंने एक जैसे 2 ड्रेस लिए थे और वो दोनों को गिफ्ट किए थे। शरीर के बाकी हिस्से तो हमें मिल गए, सर नहीं मिले। कहाँ फेंका था उसे? गुरुग्राम के आगे खाई है, उसी के नाले में डाल दी। और ये रीमा के साथ कब से डेरा जमाया हुआ था तूने? हमें पता चला कि पुलिस हरकत में आ गई है, इसलिए हमें भागने का मौका ही नहीं मिला। सर, 2 कश्तियों में सवार होकर मैं डूब गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। 2 कश्तियों की सवारी तूने अपनी मर्जी से की, अपनी सुकून भरी जिंदगी को बर्बाद भी तूने खुद किया। अपनी पत्नी का खून किया, अपने बच्चों को दूसरे के हवाले कर दिया और चला था किसी और से प्यार जताने। एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप होकर और रीमा से रिश्ता जोड़कर सिर्फ अपनी ही नहीं, तुमने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब सड़ते रहना सारी जिंदगी जेल। जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम है बंधन, और जो अपने आप बन जाए और जीवन भर ना टूटे उसका नाम है संबंध। और संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान है इसकी मजबूती। जहां सगे बाप ने अपने बच्चों से रिश्ते का बंधन तोड़ लिया, वहीं नीता ने उन बच्चों से हमेशा के लिए संबंध जोड़े रखने के लिए उनकी लीगल कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी है, जो अदालत में ज़ेर गौर है। याद रखिए, रिश्ते महज जोड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। की निकल जाएगी, देखिए समझा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जा रहा था यहाँ से। नहीं, अरे दोस्त, नहीं दोस्त, अरे मेरी बात मैंने नहीं किया। बोलिए। हमारी कंपनी वैक्यूम क्लीनर बनाती है। नहीं चाहिए। मैम प्लीज बात तो सुन लीजिए मैम। देखिए, एक डेमो ले लीजिए आप। अगर आपको डेमो पसंद ना आए तो फ्री में घर की सफाई हो जाएगी। ठीक है, आइए। देखिए मैम, इसको यूज करना बहुत इजी है और बहुत स्मूथ है, कोनों में अच्छी सफाई करता है। मैम आप भी ट्राई कीजिए ना। मैं? हाँ, आइए आइए। अच्छा, मैम आप गलत कर रही है। हाँ, मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ, नहीं आप रखिए अपना हाथ, ये हाथ यहाँ पर
और ये हाथ थोड़ा इधर, हाँ? और धीरे से, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्मूथ। मैम, मैं आपको और बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। बेडरूम में चले। बदतमीज! सुरेश! 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 सुरेश कौन है? सुरेश! नहीं मैम, वो सुरेश! क्या हुआ? ये मुझे छेड़ रहा था। मैं छेड़ नहीं रहा था, मैं छेड़ नहीं रहा था, वैक्यूम क्लीनर अंदर कैसे आते? हर लड़की, हर औरत को हवस भरी नजरों से देखना एक प्रकार की मानसिक विकृति है जो बहुत सामान्य दिखने वाले लोगों के मन में दबी रहती है। पर यहाँ तो ये लड़का बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा था। इसे ना पिटने का डर था ना बेइज्जती का। आखिर ये लड़का था कौन और इसकी बदनीयती इसके साथ क्या करने वाली थी? आई, बाबा खुद तो चले गए पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर गए। क्या जरूरत थी उन्हें गणेश को दहेज में इतना सब देने का वादा करने की? अब दिन रात वो मुझे मारता है। इस बात तो बोल के भेजा है, बिना पैसे लेके वापस आई तो मुझे जान से मार देगा। हाय, मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पूरी अपने मरे हुए बाप को कोसने से क्या फायदा? उनको थोड़ी मालूम था ऐसे अचानक चले जाएंगे और तेरे को ऐसे दुख देखने पड़ेंगे। आज तो कहा बहुत परवाह करता है ना अपनी बहन की। देख क्या हालत हो गई है इसकी। कुछ करता क्यों नहीं? करूंगा, जरूर करूंगा। बाबा ने जो गणेश भाऊ को वचन दिया ना, वो मैं पूरा करूंगा। कैसे करेगा? एक नौकरी तो तेरी टिकती नहीं। अगवाई, इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़ा ना तो बेचूंगा, पैसा लाऊंगा और वो भाऊ के मुंह पे 50,000 रुपया मारूंगा। 50,000? इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? तू टेंशन कैसा लगे तेज? तू इन सब में मत पड़ यार। देख अंकित, ये सब बातें बनाना और टाइम वेस्ट करना बंद कर। मैं बोल रही कोई अच्छा सा जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता तू? मेरे को पता है मुझे क्या करना है। तेरा लेक्चर सुनने को नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया था कि तेरे से मिलकर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। उल्टा तूने मेरे को गुस्सा दिला दिया। अंकित, अच्छा I'm सॉरी। मुझे बता, तेरा गुस्सा कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अंकित प्लीज 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 एक बार अंकित प्लीज ना यार। 24 घंटे तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता ना? नहीं तो इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है? हाँ, जैसे 24 घंटे तेरे दिमाग में इसके अलावा सब कुछ चलता है, वैसे मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता है। समझी? देख, शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता। और मैं बोल रही कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ ले, वरना मेरी मॉम है ना मेरी शादी किसी और के साथ करवा देगी। फिर तू देखते रहना मेरे सपने। अरे कुठे जातेस? रोज की कटकट। बहुत परवाह करता है ना अपनी बहन की। देख क्या हालत हो गई है इसकी। कुछ करता क्यों नहीं? जल्दी से कोई काम ढूंढ ले, वरना मेरी मॉम है ना मेरी शादी किसी और के साथ करवा देगी। फिर तू देखते रहना हमारे सपने। आई, एक बार ही नौकरी लग गई ना, फिर तू देख सब ठीक हो जाएगा, सबके दिन अच्छे आएंगे। ठीक है, पकड़। पगार बहुत अच्छी है। इसके बाद रेखा ताई की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सबसे पहले तो वो गणेश भाव के पास जाऊंगा, 50,000 रुपया दूंगा, उसको बोलूंगा रेखा ताई को लेकर जा, उसको परेशान मत करना, उसको मारना मत, है ना? देव बापा सब ठीक करेगा। तू बस मेरे को अभी आशीर्वाद दे दे, लेट हो रहा है मेरे को। अरे हे काय आता? अरे गोड खा, दही साखर आहे, सर्व काम चांगलं होणार। ओके, चलो मैं निकलता हूं। चल 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 चल। जी मैडम, भेजता हूं ना। हाय, मैं हूं रसिक भाई। हेलो सर। फोन पे हमारी तुम्हारी बात हुई थी। जी जी। आओ सामने आओ।
सामने आओ भाई। गुड, घूम के दिखाओ। जी, अरे घूम के दिखाओ भाई, घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ। अच्छा है, अच्छा है। जरा वहां तक चल के दिखाओ, वहां तक जाओ और वापस आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ वापस। हाँ बढ़िया है। हाइट क्या है तुम्हारी? हाइट 5'9". 5'9". और चेस्ट साइज क्या है? क्यों? अरे सीना कितना चौड़ा है तुम्हारा? 46 होगा। 46। और वेट क्या है? 72 kg। इधर आओ, अरे इधर आओ भाई। मैं वो आ जाओ, मुंह दिखाओ, मुंह खोलो और खोलो। अच्छा है। काम के आदमी हो। सर जॉब किस बारे में? अंकित, हम निराश औरतों को खुश करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मुझे एक बात बताओ, औरतों और सेक्स के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक औरत को खुश करने का 10,000 रुपया मिलेगा। 20% कमीशन रसीद भाई रखेगा। जितना ज्यादा क्लाइंट उतना ज्यादा पैसा। लाइफ सेट एकदम। क्या बात कर रहा है? मतलब ऐश भी और कैश भी दोनों एक साथ? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या हड़ू बोलना, सबको सुनाने का। मुझे तो एक क्लाइंट भी मिल गई है। अच्छा कहावत। कल जा रहा हूँ उसके पास। तू मुझे ना विश कर। यू चादर बदलाई ना। अरे तू मुझे विश करना। ऑल द बेस्ट। क्या है ये? क्या है? अरे थोड़ा टाइट विश कर ताकि परफॉर्मेंस एकदम टाइट हो। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, परफॉर्मेंस एकदम तगड़ा करना। चलो चलो। पहले पैसा फिर काम, समझा? मैम, वो रशीद भाई ने बोला था कि पहले पेमेंट, मतलब रूल है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ला थैंक यू। अंदर आओ, अंदर आओ। उससे तो तूने पक्का मना किया होगा। मना क्यों करूं? अरे काम है मेरा। इस बात के नोट मिलते हैं मेरे को। और मेरे को उससे कौन सी शादी करनी थी, है कि नहीं? अंकित सुनना यार, मेरी भी लगवा देना। रसिक भाई से बात करना प्लीज प्लीज, मेरे लिए बात करना। तेरे लिए बात करो। हाँ क्या प्रॉब्लम है? अरे थोपड़ वक्त तुझा। अरे मतलब तेरा थोपड़ा देखना यार। देख, इस लाइन में, स्पेशली इस लाइन में जो दिखता है ना वही बिकता है। कुछ भी। तू रसिक भाई से बात करना, बाकी का मैं देखता हूँ। अरे तू पागल हो गया क्या? अरे तू एक काम करना, कोई अच्छा सा जॉब ले ले, मतलब क्लर्क का या फिर डिलीवरी बॉय बन जा कहीं पे। ये तेरे बस का काम नहीं है यार, समझा? एक मिनट, आई है। हाँ आई बोल। हाँ नहीं, घर पे आ रहा हूँ मैं। पहले एक जगह से पेमेंट लेनी है। वो
क्या कब आएगा ये? कितनी देर बैठूं और? ए क्या है? अभी आ रहा है तू? 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू मस्त घूम घाम के आ रहा है। तुम्हारी काम से क्या था भाव? ये पकड़ो 25,000 रुपया। 25,000 बाद में देता हूँ। इतना पैसा लाया कहाँ से तू? नया जॉब लगा है, वहीं से एडवांस उठाया है। कैसा जॉब? तुमको क्या करने का, तुम पैसा गिनो ना, मेहनत और खून पसीने की कमाई है। चाय गिना ना तुम्हें? बहुत पीली चाय है भाई। अभी तो चलता हूँ, बाद में आता हूँ रेखा को ले जाने के लिए। तूने मेरा घर बचा लिया, थैंक यू। ये पागल ताई है तू मेरी, तेरे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? ऐसा मत बोल, समझी ना? ये तेरे लिए आई, ये तुझ्यासाठी। कितनी प्यारी है। अच्छी है ना? और देखा तूने रेखा की शादी में अपना सारा सोना बेच दिया था ना, मैं तुझे डबल सोना बना के दूंगा। पोरा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू दिन रात खूब तरक्की करे, खूब कमाए। वाह अंकित, ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स तेरे लिए है, लेडीज परफ्यूम है इसका, मैं क्या करूंगा? हाँ लेकिन अंकित ये बहुत महंगा होगा। हाँ इसलिए इसको रखने की कंडीशन। कंडीशन क्यों? ये तू तभी लगाएगी जब हम एक हो जाएंगे। मतलब देखना, बाजू में एक अच्छा सा लॉज है, चलना एक होने के लिए चलते हैं। तू फिर से शुरू हो गया। ये ले, नहीं चाहिए मुझे परफ्यूम, तू रख। नहीं पागल, तेरे लिए। एक मिनट। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, बस मैं अभी आता हूँ सर। ओके सर, ओके। आप कहाँ जा रहे हो? मला एक क्लाइंट मीटिंग है, मैं तुला नंतर भेटतो हं? अरे पर अंकित ऐसे कैसे तुम? अरे मैं मिलता हूँ तुझे, चल बाय। अच्छा सुन, इसे तू बिना कंडीशन के रख सकती है, तेरे लिए। ओके, लव यू। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया हो। अरे नहीं साहब, वो बिना बताए किधर भी नहीं जाता है। 8 बजे बराबर घर पे आ जाता है। आज आधी रात होने को आया, अभी तक घर नहीं आया। उसका फोन भी नहीं चालू है। मुझे तो लगता है साहब मेरा बेटा कोई मुसीबत में है। साहब हम हाथ जोड़ती है, मेरे बेटे को ढूंढ के दो। कहाँ काम करता है आपका बेटा? वो कोई कंपनी में काम करता है, नाव तो नहीं मैं थी। 1.5 महीने से लगा है उधर काम पे। ठीक है, अपने बेटे का मोबाइल नंबर और फोटो दे दीजिए, हम उसको ढूंढते हैं। कोई साहब कोई। ये माझा मुलगा। क्या है कि कल के और आज के और थोड़ा बहुत कुछ डाल के 1,000-1,500 रुपया मनी ऑर्डर कर देंगे हम लोग। वो देख बैग। चल देखते हैं उसमें क्या है। चल 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 चल, रुक। कोई नहीं है। चला बाजूला, चला मागे। सर ये तो वही लड़का है जिसकी माँ कल पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। अंकित नाम है इसका। बॉडी को बाहर निकाल। सर बॉडी पर चोट के काफी निशान है, लगता है मरने से पहले इसे काफी बार पीटा गया है। मौत की वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। बेटे जरा बगा आसपास काय मिलता का। ओके सर। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने। हम लोग काम पर जाने के लिए रोज इधर से ही गुजरते हैं। आज जब हम यहाँ आए तो देखा यहाँ एक सूटकेस पड़ा है। हमने जब देखा तो एक लाश। रोज का रास्ता तुम्हारा? हाँ, लेकिन कल तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। सर बॉडी पर पर्स मिला है जिसमें कुछ पैसे हैं। मतलब लूट के लिए नहीं मारा गया इसको?
हाँ सर। सर आसपास में कुछ नहीं मिला। खैरात बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। सर अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अंकित की मौत हुई है। सर उसे 3rd डिग्री तक टॉर्चर किया गया था। बॉडी पर चोट के काफी सारे निशान भी है। सर उसे यहां तक मारा गया था कि उसके पैरों के तले सूज गए थे। इस तरह से तो कोई पुलिस वाला या आर्मी वाला पूछ सकता है। उसने हमें बताया नहीं कि वो कहाँ काम करता था, लेकिन हाँ उसकी पगार अच्छी थी। कुछ दिनों से बहुत खुश था, सबको बहुत खुश रखता था। कितनी चिंता थी उसको मेरी और आई की। बोलता था हमें फिर कभी दुखी नहीं होने देगा। और सबको दुख देकर चला गया। आप शादीशुदा हैं? आपके हस्बैंड की नजर नहीं आ रहा। वो उनका एक्सीडेंट हो गया है और पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए आ नहीं पाए वो। अंकित का किसी से कोई अफेयर था? नहीं मालूम सर, उसने कभी नहीं कुछ इस बारे में बताया। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? दोस्तों के बारे में तो पता होगा ना? उसका एक ही दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, संतोष कामड़ी। खैरात संतोष कामड़ी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। रेखा का पति अंकित के गायब होने से लेकर अब तक कहीं नहीं दिखा। वो वाकई बेड रेस्ट पे है या मामला कुछ और है? सर ये संतोष। बस सर मला तर विश्वासच बसत नाहीये कि अंकित अब मर चुका है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था सर वो। हम दोनों। अंकित काम क्या करता था? वो पैसों के लिए औरतों के साथ, मतलब आप समझ रहे हो ना, धंधा करता था साहब। 24 घंटे उसके दिमाग में वही चलता था साहब। सेक्स के लिए भूखा था सर वो। किसी लड़की को देख लेता था तो उसके दिमाग में सिर्फ सेक्स ही आता था। फिर उसको वही काम मिल गया और मजबूरी में नहीं साहब, खुशी से काम करता था। अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे उसे। किसके लिए काम करता? नहीं पता साहब, उसने कभी बताया नहीं। हाँ लेकिन वो नवघर में पाटिल कॉलेज के पास उसे एक पैम्पलेट मिला था जिस पर डे 10,000 कमाने का ऑफर था। सर ये देखिए, शायद ये हो सकता है। रसिक भाई। जी साहब। ये तुम्हारे लिए काम करता था? नहीं सर। कौन है ये? सर 1.5 महीना पहले वो काम पे आया था मेरे पास। काम में बहुत सही था सर वो। बहुत पैसा बनाया सर उसने। जिस दिन उसका मर्डर हुआ दोपहर को वो यहाँ आया था। कोई बुकिंग थी उसकी? नहीं साहब, उस दिन तो वो ऐसे ही मिलने के लिए आया था। जिन जिन औरतों के पास तुमने उसको भेजा था सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। लिस्ट? क्या है ना साहब कि अब ये धंधे में लिस्ट वेस्ट किधर बनाते हैं हम लोग, मतलब लिस्ट नहीं है ना साहब। अपने आप दे दे, वरना अगर हम निकलवाएंगे तो बहुत कुछ बाहर आएगा। देता हूँ सर। सर लेकिन गारंटी नहीं है ना कि वो नाम जो मैं आपको दूंगा वो असली हो। क्या है, औरतें अपना गलत नाम भी बता सकती हैं। तू नाम नंबर दे तो सही। हाँ देता हूँ सर। प्रोस्टिट्यूशन के चार्ज में अरेस्ट करो इसे। खैरात सर साहब, सर क्या आप इसे जानती है? किसी ने इसका मर्डर कर दिया है। कुछ बता सकती है इसके बारे में?
कौन है? वॉचमैन है, वॉचमैन। सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सर प्लीज आप जाइए यहाँ से। मेरे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज आप जाइए ना। मैं नहीं जानती कौन है ये। मैंने आज तक कभी इसकी शक्ल नहीं देखी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। नैना देशमुख जी। इसे जानती हैं आप? आप अंदर आइए। जी बैठिए। कांता, तू अंदर जा। सर वो एक बार यहाँ आया था। एक्चुअली एक बार मैं उसके साथ कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हुई हूँ। सर एक विडो हूँ मैं। 10 साल पहले ही मेरे पति गुजर गए। तो एक औरत की अपनी फिजिकल नीड होती है। मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। इसके बारे में और कुछ जानती हैं आप? यही कि एक पेड सेक्स वर्कर है और एक बार यहाँ आया था। कब आया था? अब ऐसे एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, पर हाँ 1 महीने पहले आया होगा। काम से आया था, ज़्यादा बात नहीं हुई, फिर वो चला गया। उसके बाद वो आपसे कभी नहीं मिला? क्योंकि जिस दिन उसका मर्डर हुआ उसके मोबाइल की शाम की लोकेशन यहाँ लोखंडवाला की है। सर तो मैंने आपको बताया ना कि वो एक पेड सेक्स वर्कर है। हो सकता है वो कहीं और गया हो। सर अंकित की कस्टमर होना तो छोड़ो, लेकिन कुछ लेडीज ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया, और जिन्होंने पहचाना उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हमें बता सके। खरक मुझे ये मामला बदलेगा लगता है। हो सकता है कि इनमें से किसी औरत को वो ब्लैकमेल कर रहा था या फिर ऐसा ही कुछ। सर अंकित को जिस तरीके से पीटा गया था वो तरीका तो क्रिमिनल्स के खिलाफ सच उगलवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पता करो अंकित के आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से किसी का पुलिस या आर्मी से कोई कनेक्शन है क्या? ओके सर इंक्वायरी की तो पता चला है कि रेखा के पति के पैर में वाकई में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन ये किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि कुछ लड़कों ने उसकी पिटाई की है उसी के मोहल्ले में। पिटाई की वजह से उसकी टांग टूटी है सर। ये रेखा नाम से झूठ क्यों बोल? एक्सीडेंट नहीं हुआ था साहब, ये मेरे को 2 लोगों ने पीटा था और मेरे को पूरा यकीन है ये सब अंकित ने करवाया है। ये तो यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पीटने के बाद वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इधर देख, आइंदा कभी रेखा ताई को मारा या परेशान किया ना तो तेरी एक नहीं बॉडी की सारी हड्डियां तोड़ देंगे। साहब अंकित रेखा को बहुत प्यार करता था और मैं तो उसका जीजा था। अगर वो खुद मुझे मारने आता तो वो खुद फंस जाता, इसलिए उसने गुंडे भिजवाए थे। रेखा को परेशान करते थे तुम? हाँ साहब। क्यों? क्योंकि उसका बाप मेरे को बोला था साहब कि पैसा ला के देगा, लेकिन पैसा ला के देने से पहले बुड्ढा लुढ़क गया। फिर अंकित बोला कि वो पैसा देगा, लेकिन वो लटका के दे रहा था। अभी उस दिन भी जब वो पैसा देने आया था तो ये क्या आखिरी इंस्टॉलमेंट, बाबा ने जो वचन दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब ताई को परेशान नहीं करने का। ए रुक रुक रुक, इतने का ही प्रॉमिस नहीं था खाली। तेरे बाबा ने बाइक और खोली का भी प्रॉमिस किया था, वो कब देगा? कोहली और बाइक? बाबा ने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। कभी कुछ नहीं बताया? नहीं, कभी कुछ नहीं बताया। अरे नहीं बताया तो तुम लोग का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मंजे का है। जल्दी जुगाड़ कर, नहीं तो इसके हाथ पैर तोड़ के ना सड़क पे फेंक दूंगा। भाऊ बाद में आ जाना तू उठाने। अभी निकल चल। खोली और बाइक देना तो छोड़ो साहब, उल्टा उसने मेरे को पिटवा दिया। और इसलिए तुमने अंकित को मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा। इस हालत में मैं कहाँ बाहर जाऊंगा, कहाँ मारूंगा साहब? मैं उस दिन पूरा दिन घर में ही बैठा था साहब। खुद ने किया होगा, किसी को सुपारी दी होगी। नहीं साहब, मैं एकदम सिंपल सा आदमी हूँ साहब। ये सुपारी उपारी मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। और वो अंकित तो मेरे को पैसा देने वाला था साहब, मैं उसको मार के अपना नुकसान क्यों करता? उन 2 लड़कों का हुलिया याद है जिन्होंने तुम्हें पीटा था? हाँ साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब मारो मत साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मार पड़ दो साहब। साहब बोल
किसके कहने पर गणेश को पिटवाया? संतोष कामड़ी बोला था साहब, उसने पैसा दिया था इस काम का। और अंकित को किसने मारा? तुम लोगों ने? उसकी सुपारी किसने दी थी? नहीं साहब, वो नहीं पता। वो अंकित के मर्डर से हमारा कोई वास्ता नहीं साहब, हम सच बोल रहे साहब। साहब सर, रसिक भाई कुछ बताना चाहते हैं। इंट्रोगेशन में बैठाओ। ओके सर। कुछ भी बोला है ना, कुछ भी झूठ निकला, खैर नहीं तुम्हारी। बोल। सर, एक बात याद आई तो सोचा आपको बता दूं। अंकित, उसका दोस्त है साहब, संतोष, वो आया था साहब मेरे पास काम मांगने के लिए। मैं उसको बोला कि कुछ दिन बाद बोलता हूँ। बाद में साहब मैंने ये बात अंकित को बताई तो अंकित बोला कि रसिक भाई अगर आप संतोष को काम दोगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। बाद में कुछ दिन के बाद संतोष आया था साहब मेरे पास। रसिक भाई, मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? सॉरी यार, मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा अंकित से। मैं तुम्हारी वजह से अब अंकित को नहीं जाने दे सकता। अंकित सबसे ज्यादा बिजनेस लाता है मेरे लिए, समझे? मतलब अंकित ने मना किया है मुझे हायर करने के लिए? उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। खराज, संतोष को उठाओ। सर, अंकित के कॉल रिकॉर्ड्स। एक लड़की से कुछ दिन पहले तक उसकी काफी बात हुआ करती थी। स्वाति नाम की लड़की है सर। कौन है ये स्वाति? कहाँ रहती है? सर, उसका फोन नंबर उसके ऑफिस एड्रेस पे रजिस्टर है। उसके आस पड़ोस वालों से और उसके साथ जो लड़के हैं उनसे भी हमने पूछताछ की। उन्होंने अंकित और स्वाति के बीच में प्यार की बात को कंफर्म किया है सर। मतलब ये लव स्टोरी का एंगल भी हो सकता है जो अंकित की मौत का कारण बना। जल्द से जल्द स्वाति को पुलिस स्टेशन ले आओ। सर, गणेश का बैकग्राउंड चेक किया? अभी तक कुछ मिला नहीं है सर। ठीक है। मैंने अंकित को नहीं मारा साहब, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो। मैंने नहीं मारा साहब उसको, मैं भी पैसा कमाना चाहता था साहब। मैंने अंकित को बोला रसिक भाई से मिलवा, तो उसने साफ मना कर दिया। तो मैं चुपके रसिक भाई के घर गया, उसके पीछे पीछे। रसिक भाई को पूछा तो उन्होंने बोला कि अंकित ने मना कर दिया है मुझे हायर करने के लिए। तो मुझे गुस्सा आया था साहब, झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन वो बात उधर ही खत्म हो गई थी साहब। बात तो खत्म हो ही जाएगी क्योंकि तूने अंकित को ही खत्म कर दिया। अगर तू किराए के गुंडों से गणेश को पिटवा सकता है तो एक्सपर्ट हायर करके अंकित को मरवा भी सकता है। नहीं साहब, वो अंकित ने ही बोला था गणेश को पिटवाने के लिए। और रेखा ताई को बहुत पीटता था गणेश, बहुत मारता था, पर अंकित ही नहीं चाहता था कि उसका नाम सामने आए। बहुत अच्छा दोस्त था ना तू अंकित का। तो ये भी जानता होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, स्वाति, लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था साहब। क्यों साहब? उसके घर वालों को अंकित पसंद नहीं था। वो अमीर लड़की, ये चौल का लड़का, उन लोगों ने उसको एक बार पिटवाया था साहब, बहुत बुरी तरह मारा था साहब, बहुत बुरी तरह। सर, स्वाति आई है। अंकित अच्छा लड़का था सर। अगर अच्छा लड़का था तो ब्रेकअप क्यों हुआ? किसने किया ब्रेकअप, तुमने या उसने? सर, वो मेरी मॉम को हमारे बारे में पता चल गया था। वो अंकित को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो निकम्मा और आवारा किस्म का लड़का है। एक दिन जब मैं और अंकित साथ में थे, मॉम ने हम दोनों को देख लिया था। उसके बाद अंकित को वार्निंग देके वो मुझसे दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले सर। स्वाति, तुम्हारी माँ ने उसे वार्निंग दी, उसके बावजूद वो तुमसे मिलता था और इस बात के लिए उसको किसी ने बुरी तरह से पीटा था और उसे पिटवाने वाला और कोई नहीं था, तुम्हारी माँ थी। स्वाति, तुम्हारी माँ ने किसके हेल्प से अंकित को पिटवाया था? मेरे मामा की। मतलब पॉसिबल है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे मामा की हेल्प लेके अंकित को मरवा दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अपने मामा का नंबर और नाम लिखवा दो। सर, ये मामा का नाम है एसीपी प्रताप मौर्य। तुम्हारे मामा एसीपी हैं? कहाँ पर पोस्टेड है? खार। ये अंकित और तुम्हारा रिलेशन फिजिकल था? सर, अब ये कैसा सवाल कर रहे हैं? स्वाति, तुम अंकित की गर्लफ्रेंड थी
तो जाहिर है तुम्हें ये पता होगा कि अंकित सेक्स एडिक्ट था। वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं जब भी उसे मिलती थी वो हमेशा कन्विंस करता था मुझे ये सब के लिए, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया था शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मामा ने उसे मारा था तो 2 दिन के बाद मैं उसे मिलने गई थी। उसकी मॉम बाहर गई थी और ऐसा क्यों किया मेरे साथ उन लोगों ने? सिर्फ इसलिए कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बस यही गलती है मेरी। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं मॉम की बात मान लेती ना और तुमसे दूर रहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। नहीं स्वाति, ऐसी बात मत कर। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। मतलब तुम दोनों के बीच में इंटीमेसी थी? सब पहली और आखिरी बार था। अंकित से आखिरी बार बात कब हुई थी? 12 तारीख को, कि गायब होने के 1 दिन पहले। हम अगले दिन मिलने वाले थे। 13 तारीख को सर मैंने उसे बहुत फ़ोन किया, फ़ोन बंद था। और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ में देखा कि उसका खून हो गया। स्वाति, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर से बाहर मत जाना और अपनी सारी डिटेल्स लिखवा के जाना। सर, ये गणेश सच बोल रहा है। जिस दिन अंकित का मर्डर हुआ उस दिन वो पूरे वक्त के लिए ऑफिस में ही था और हमने पूछताछ की तो ये पता चला है कि ना ही किसी पुलिस वाले के साथ उसकी जान पहचान है और ना ही किसी आर्मी वाले के साथ। और गणेश को जिन लड़कों ने पीटा वो उस दिन लोकल चैलेंज क्रिकेट मैच खेल रहे थे और इस बात का एक नहीं कई सारे गवाह हैं। सर, संतोष भी अपने भांजे के मुंडन में प्रतापगढ़ में था। सर, अगर इनमें से किसी ने नहीं मारा है तो आखिर मारा किसने? सर, स्वाति के घर का एड्रेस A24 निर्मला कॉलोनी लोखंड वाला है। अंकित के केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनमें से एक से ये एड्रेस मैच हो रहा है। ये देखिए, नैना देशमुख, अंकित की क्लाइंट। इसका स्वाति से क्या लेना देना? सर, वो मेरी बेटी है। तो आप जानती थी कि अंकित आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो उस दिन मैंने इन्हें झूठ बोला था। एक्चुअली एक बार मैं उसके साथ कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हुई हूँ। दरअसल जब मैंने दरवाज़ा खोला तब मैंने देखा कि वहाँ अंकित खड़ा है। हॉट। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। अभी मेरा कोई गेस्ट आने वाला है। मैं ही वो गेस्ट हूँ सासू माँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। रसिक भाई ने मुझे ही भेजा है आपकी खातिरदारी करने को। चले। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। डील कैंसिल। नहीं। पार्सल आ गया है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पेमेंट? ये लो अपने पैसे और दफा हो जाओ। गो। तो आपका मतलब है कि वो यहाँ सिर्फ एक बार आया था? नहीं, उसके बाद दोबारा आया था, 1 हफ्ते या 10 दिन बाद। सोचना भी मत कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो। एक बार पहले मेरा भाई तुम्हें पिटवा चुका है ना। मुझे मजबूर मत करो कि मैं उसे दोबारा बुलाऊं। ठीक है, बुला लो। हाँ, बुला लो। हाँ? यस। फिर मैं, तुम और तुम्हारा भाई तीनों मिलकर ये वीडियो देखेंगे। बहुत मजा आएगा। मुझे दो ये। नहीं, प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो, प्लीज। नहीं डिलीट कर सकता। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? तुम्हें अभी सासू माँ, पैसे बहुत है मेरे पास। तुमको तो पता है कि मुझे क्या चाहिए। चलो, कपड़े उतार। नहीं, ठीक है, तो ये वीडियो वायरल कर देता हूँ और क्या। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज उसे डिलीट, प्लीज। हो जाएगा वायरल एक बटन से। कपड़े उतारो ना। सो उसकी बात मानने के अलावा
मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके बाद जिस दिन भी उसका मन करता वो यहाँ आता रहा, पैसों के लिए नहीं, रसीक भाई के भेजने पर भी नहीं, बल्कि मेरे साथ जबरदस्ती करने। जिस दिन आपको उसकी लाश मिली उस दिन भी वो पहले यहाँ आया था, और उस दिन भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर यहाँ से चला गया। पर इसके बाद वो कहाँ गया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। इतना सब कुछ होने पर आपको नहीं लगा कि पुलिस को बताना चाहिए? एसीपी मोरे साहब तो आपके भाई हैं। साहब को पता है ना, अगर कोई भी बात पुलिस तक पहुंच जाती है तो फिर उसे पब्लिक होने में भी वक्त नहीं लगता। मेरी बेटी स्वाति, वो क्या सोचती मेरे बारे में, मेरा भाई क्या सोचता, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं। कांता, तुम जाओ पहले अंदर की सफाई कर लो, यहाँ बाद में करना। आप कुछ कह रही थी? सो मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इस बारे में स्वाति से कुछ मत कहिएगा, प्लीज सर। देखिए, ऐसा कोई प्रॉमिस तो हम आपसे नहीं कर पाएंगे। और एक और बात, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर मत जाइए। कार चलो एसीपी साहब के ऑफिस। सर, ये केस तो बहुत टफ होते जा रहा है। पहले हाई प्रोफाइल औरतें थी और अब एसीपी साहब भी। खैर, अब नाम आया है तो इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। बात करते हैं उनसे, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें मिलने के लिए वक्त दिया। एक्चुअली हम अंकित चौहान मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो हमें पता चला कि हाँ, मैंने उसको सबक सिखाया था ताकि वो मेरे भांजे से, स्वाति से दूर रहे। वो तो मैं जानता हूँ सर, मुझे ये जानना था कि उसके बाद कभी। मांडवकर, मुझे पता है 13 तारीख को उसका मर्डर हुआ, बॉडी 14 को मिली। उस पूरे वीक में मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग देने के लिए गया था, चाहे तो तुम चेक कर सकते हो। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, आपको क्या लगता है एसीपी साहब सच बोल रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पर थे तो ट्रेनिंग पर ही होंगे। ये भी हो सकता है कि मोरे साहब ने किसी को अंकित की सुपारी दी हो। सर, अगर ऐसा है तो हम उनके कॉल रिकॉर्ड तो चेक कर सकते हैं ना? नहीं करा तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा। ऐसा करो, स्वाति को बुलाओ। ओके सर। जब अंकित ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया तो क्या उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था? साहब को अंकित का फोन मिल गया? स्वाति, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। सर, उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी सर, तब मैंने उसे परमिशन दी। मुझे बहुत भरोसा था सर उस पर। सो मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इस बारे में स्वाति से कुछ मत कहिएगा। सर, वैसे अगर देखा जाए तो अंकित को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव नैना के पास ही है। हो सकता है कि अंकित का मर्डर करने के लिए नैना ने किसी की हेल्प ली हो। पहली नजर में तो ये मोरे लगता है, लेकिन मोरे एक हफ्ते के लिए शहर में नहीं था। अगर ये मोरे नहीं है फिर कौन हो सकता है जिसका बैकग्राउंड पुलिस का, आर्मी का या सिक्योरिटी ऑफिसर का हो? पुलिस ने नैना से जुड़े सभी लोगों की कुंडली खंगाली और नजर में आया कांता का पति शिवा। दला साहब साहब साहब, सच बोले? खरबल साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बोलूं साहब? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया साहब। साहब मत मारो साहब, साहब मत मारो साहब। यही वक्त है सब कुछ सच बोल दे, वरना लंबा जाएगा तू। मैडम ने मुझसे हेल्प मांगी थी। कौन मैडम? नैना मैडम। सब उसके अच्छे पैसे भी दे रही थी। अंकित उसको मिलने को आया तब
वो पासी में एक क्लाइंट के पास आया था। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन जो नशा पुरानी शराब में है वो नहीं मैं कहा। बेडरूम में चले? साहब, मेरा एक दोस्त बाहर गाँव गया था, उसके खोली खाली थी। मैडम ने अंकित को मेरे साथ में उस खोली में छोड़ा और बोली कि वार्निंग दी कि उसे छोड़ने के पहले उसे तोड़ दे ताकि वो आगे से परेशान नहीं करे। मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मुझे पता है किसको किधर मारना है किधर नहीं मारना है, इसलिए सेफ मारा साहब उसे ताकि चोट नहीं दिखे। मगर साहब दारू के नशे में पता ही नहीं चला। सब मैंने देखा वो मर गया था, मैं वैसे डर गया, मैंने मैडम को फोन किया। गंदी नीयत और गंदा चरित्र अपनी ओर बुरे परिणाम ही आकर्षित करते हैं। इस केस में विक्टिम और कल्प्रिट दोनों के साथ ऐसा ही हुआ। इस हत्या से 2 परिवार बर्बाद हुए। जहां अंकित की मौत ने उसकी मां और बहन को असहाय बना दिया था, वहीं स्वाति मां के होते हुए भी अनाथ हो चुकी थी। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।